अकाउंट्स का सब सिलेबस इतना सारा है, खत्म ही नहीं होता है। लास्ट चैप्टर है इस बार क्या कह रहे हो? कि अकाउंट्स का जो लास्ट है। नहीं, इसके बाद भी 3-4 चैप्टर्स पढ़े हैं बच्चे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा है, 2 चैप्टर थ्योरी के पढ़े हैं। तुम्हें क्या लगता है मजाक है? हाँ जी, कर लें स्टार्ट। गुड इवनिंग देवेश। डिबेट में तो नहीं है वो क्यों नहीं आया जब तक। उसका मंडे को इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसका मेरे पास मैसेज आया था। तो वो भी आया। रिकॉर्डिंग्स। इतनी पार्शलिटी नहीं होगी, टेंशन मत लो। इस एग्जाम को भी ठीक है क्योंकि हमारे गैप्स नहीं है एग्जाम में आ जाओ ना। तुम्हें यहाँ से आने जाने में कितना ट्रेवल टाइम लगता है? अदरवाइज अटेंड ऑनलाइन क्लास, बट डोंट मिस एनी क्लास, सिलेबस रह जाएगा। और अभी तो वैसे ही क्लास प्लस ऐप भी नहीं चल रही है, तो रिकॉर्डिंग्स भी तुम सोच लो नहीं मिलेंगी। अभी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं मिल रही हैं, मिल ही नहीं रही हैं, देखने का मन करे ना करे। चलो 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 चलो, बहुत हो गया। आज वो कहाँ है तुम्हारा दूसरा फ्रेंड संयम? तुम लोग कैसे से हो, तुम्हें एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता? गुड इवनिंग गुरनूर। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सी एडजस्टमेंट की थी? बस सारे टाइम बेड डेट्स ही करी थी, बेड डेट्स को करे हुए हफ्ता हो गया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली। अब उसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज मैनेजर कमीशन ऑन मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। क्या कह रहे हो? हाँ जी। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। देखो, मैनेजर कमीशन का मतलब क्या है कि हम लोग ना अपने नेट प्रॉफिट में से मैनेजर को कुछ कमीशन देते हैं। बट इसके दो मेथड्स है कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट। तुम्हारी बातें अभी तक खत्म नहीं हो रही है, बाद में देख लेना बच्चे, जो कंसेप्ट समझा रही हूँ वो समझ लो, जब क्वेश्चन बोलूंगी ना तब पूछ लेना पेज नंबर। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कमीशन। नेक्स्ट है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब दोनों का मतलब क्या है पहले वो समझो। देखो, मैनेजर कमीशन हमेशा किस पे लगेगी? नेट प्रॉफिट पे लगेगी। क्लियर है इतनी बात? मैनेजर कमीशन हमेशा किस पे लगेगी? नेट प्रॉफिट पे। अब बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है ना, उसमें से अभी तक हम लोगों ने मैनेजर कमीशन को माइनस नहीं किया। क्लियर? यानी कि एक हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करते हैं मैनेजर कमीशन, तो उसके बाद एक हमारे पास मतलब प्रॉफिट आता है। क्लियर? तो बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब है कि आपके पास कौन सा प्रॉफिट गिवन है? ये वाला गिवन है। तो मैनेजर कमीशन आपको हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा। तो जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? रेट ऑफ कमीशन से। रेट ऑफ कमीशन से परसेंटेज में होगा तो उसको किससे डिवाइड करोगे? 100 से करोगे। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ये तो नॉर्मल है जैसे हम लोग करते थे कैलकुलेट। बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या है कि आप लोगों को कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? ये वाला प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको पहले किस पे जाना है? इस वाले प्रॉफिट पे जाना है।
देन उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, मैनेजर कमीशन कितनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। सपोज इट रेट ऑफ कमीशन इज 10%, तो यहाँ पर प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। बट अगर आफ्टर वाले में है केस, तो प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इज 10। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 10 है, तो 10/110। क्लियर हुआ। अगर रेट ऑफ कमीशन सपोज इट 5% हो जाए, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 5/100। अब बट इसके अंदर अगर हमें कैलकुलेट कर रहा है, तो प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 105। क्लियर हुआ। अब इसको फटाफट से नोट डाउन करो। देन एक क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 15, जिसमें ड्राइंग्स इन कैपिटल देखना न्यू बुक में। Drives and capitals, purchases and sales, stock. 18,000 80,000, हाँ। ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 करेंगे, मैं ग्रुप में क्वेश्चन शेयर भी कर रही हूँ। जिसका हो गया नोट डाउन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, और जो एडजस्टमेंट्स है उनको मार्क करना स्टार्ट करो। हो गया ये वाला नोट डाउन सबका। प्रॉब्लम हमारा कमीशन फाइंड करने का, वैल्यू फाइंड करने के लिए। कमीशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको मैनेजर कमीशन हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में ही गिवन होगा। रेट ऑफ कमीशन तो गिवन होगा, परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा। आपने बस ये चेक करना है कि वो बिफोर गिवन है या आफ्टर। अगर बिफोर गिवन होगा तो आपने नॉर्मल रेट ऑफ कमीशन लगाना है, अगर आफ्टर है देन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देना नीचे। डन। कर लो नेक्स्ट पेज। इलस्ट्रेशन नंबर 15, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। इसमें जो डेट है दैट इज 31 दिसंबर दे रखी है, तो आप लोग 31 दिसंबर ही लिखोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2022। ये हमारी लाइबिलिटीज है, देन अमाउंट, देन एसेट्स, फिर अमाउंट। आप चेक करो, सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अच्छा मुझे ये बताओ, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा और ड्राइंग्स का कौन सा होगा।
वेरी गुड। कैपिटल का क्रेडिट वाला, ड्राइंग्स का डेबिट वाला। तो कैपिटल लाइबिलिटीज में जाएगा 80,000। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है हमारे पास? 18,000। 18,000 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है? परचेजेस एंड सेल्स। अब ये बताओ परचेजेस का कौन सा होगा और सेल्स का कौन सा होगा? परचेज का डेबिट वाला, सेल्स का क्रेडिट वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेजेस। चेक करो फटाफट से, क्या रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कुछ भी गिवन है क्वेश्चन में? तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न होता है, परचेजेस का अमाउंट अंदर वाली साइड लिखेंगे 82,600। इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। कितना अमाउंट है रिटर्न आउटवर्ड का? 1600। अब 1600 माइनस करेंगे, दैट इज 81,000। उसके बाद सेल्स है, तो बाय सेल्स। अब हमें रिटर्न इनवर्ड नहीं गिवन, तो इसीलिए हम लोग उसका अमाउंट बाहर वाली साइड ही लिखेंगे, दैट इज 1,55,000। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड। एडजस्टमेंट्स तो मार्क ही नहीं करी हम लोगों ने। अब सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो लिख ही लो। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही दिखे ना, क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया करो। दो जगह जाएगा, दूसरी जगह कौन सी होगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखेंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? दैट इज 64 है। 64,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस को डॉट मार्क करेंगे। बेड डेट एंड प्रोविजन है, तो बेड डेट्स, डेटर्स, प्रोविजन जो भी दिख रहा है सब मार्क कर लो तीनों को। नेक्स्ट रेंट है, रेंट को मार्क कर लेंगे। लोन है बैंक से, तो बैंक लोन को डॉट मार्क करेंगे। डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे, उसको डॉट मार्क करेंगे। मैनेजर कमीशन है, वो सबसे एंड में होगा, तो मैनेजर कमीशन को कुछ भी मार्क करने की नीड नहीं है। क्लियर? अब उसके बाद देखो, कैरेज इनवर्ड तक हो गया हमारा? नहीं। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड पर, टू कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे कहाँ जाते हैं? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है कैरेज इनवर्ड? 1,200। इससे ऊपर ना एक और चीज मिस हो गई हमारी, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक? 42,000 का। क्लियर हो गया? रिटर्न आउटपुट से ऊपर ही दे रखा है, वो मिस हो गया था हमारा। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग में। तो वेजेस पे एडजस्टमेंट है, तो वेजेस का अमाउंट अंदर वाली साइड लिखेंगे 4,000। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे या लेस? ऐड। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस? 2,400। तो दैट कम्स टू 6,400। अच्छा, और कहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर। तो यहाँ पर स्पेस छोड़ के लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना अमाउंट है? 2,400। उसके बाद नेक्स्ट है पावर। कहाँ जाएगा पावर? पावर कहाँ चाहिए होता है? ट्रेडिंग में। तो यहां पर आ जाएगा टू पावर। कितना पावर है? 6,000। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज मशीनरी। बताओ मशीनरी कहाँ जाएगी? एसेट्स। अब मशीनरी के ऊपर डॉट मार्क है, तो नीचे वो भी दे रखा है, तो अंदर वाली साइड अमाउंट लिखेंगे। मशीनरी की अमाउंट कितनी है? 50,000। नीचे एडजस्टमेंट रीड आउट करो। डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% का, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दूं यहां से? -10% इज 5,000। तो ये कितना आ गया? 45,000। क्लियर? अच्छा, डेप्रिसिएशन और कहाँ जाएगा? P&L में। तो यहां पर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। कहाँ जाएगा फर्नीचर? एसेट्स में। फर्नीचर इज एसेट्स। तो फर्नीचर लिखेंगे, कितना अमाउंट है? 14,000। 14,000। रेंट कहाँ जाता है? रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू रेंट कितना अमाउंट है? 22,000। 22,000 अंदर वाली साइड लिखेंगे, इसमें भी एडजस्टमेंट है।
अच्छा यहाँ बोल रहे हैं रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। रेंट कितने मंथ्स का पे किया? 11 मंथ्स का। तो 11 मंथ्स का रेंट कितना है? 22,000। क्या यहाँ से मैं 1 मंथ का निकाल सकती हूँ? तो 22,000 डिवाइड बाय 11, तो 1 मंथ का कितना हुआ? 2,000। अच्छा 11 महीने का रेंट पे कर दिया, तो 1 महीने का क्या हो गया मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है तो क्या कर दूं? ऐड। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना अमाउंट है? 2,000। कितना टोटल आ जाएगा? 24,000। अब आउटस्टैंडिंग रेंट और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट दैट कम्स टू 2,000। उसके बाद सैलरी दे रखी है। सैलरी कहाँ जाएगी? पी एंड एल में। तो यहां पर आ जाएगा टू सैलरी। कितनी है सैलरी? 15,000। 15,000। उसके बाद है नेक्स्ट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। तो टू इंश्योरेंस 3,600। 8% बैंक लोन कहाँ जाएगा? बैंक लोन लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे 8% बैंक लोन। अब इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, तो एडजस्टमेंट है तो आप अंदर वाली साइड अमाउंट लिखेंगे 25,000। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2022। लोन कब लिया बैंक से? 1 जुलाई को लिया है। अच्छा 8%, देखो कुछ नहीं बोला, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 25,000 का 8% कब से लिया लोन हम लोगों ने? 1 जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर में। ये चीज याद रखनी है, ईयर को चेक करना है। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गए, करो कैलकुलेट। कितना आ गया? 1,000। तो यहाँ पर ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देखो कुछ भी नहीं गिवन, तो आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, दैट इज 1,000। तो ये टोटल आ गया 26,000। अच्छा और कहाँ लिखो इंटरेस्ट को? पी एंड एल के डेबिट साइड पर। तो पी एंड एल के डेबिट साइड पर लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना था? 1,000। उसके बाद डेटर्स कहाँ जाएंगे? डेटर्स एसेट साइड पर। तो एसेट्स में लिख देंगे डेटर्स, इस पे डॉट मार्क है तो बाहर वाली साइड लिखेंगे। डेटर्स कितना है? 20,600। अच्छा क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो ही आइटम्स रह गए नीचे, क्रेडिटर्स एंड कैश इन हैंड। तो आपको कोई बेड डेट्स नहीं गिवन, कोई प्रोविजन नहीं गिवन। तो यानी कि जो आपको सी पार्ट एडजस्टमेंट दे रखा है वो फर्दर बेड डेट है, एंड उसी में जो प्रोविजन है वो न्यू प्रोविजन दे रखा है। क्लियर? तो फर्दर बेड डेट एंड न्यू प्रोविजन इसमें से माइनस होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे फर्दर बेड डेट्स। कितना है फर्दर बेड डेट्स? 600। 600 माइनस किया तो कितना आ गया? 20,000। प्रोविजन 5% निकालेंगे तो न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, कितना है न्यू प्रोविजन? 5% कितना आएगा? 1,000। तो कितना आ जाएगा? 19,000। अब यही फर्दर बेड डेट्स कहाँ जाएगा हमारा? पी एंड एल के डेबिट साइड पर। तो यहाँ जाएगा टू फर्दर बेड डेट्स। अंदर वाली साइड अमाउंट लिखेंगे, कितना है? 600। और इसी में क्या ऐड कर देंगे? न्यू प्रोविजन। कितना है न्यू प्रोविजन हमारे पास? 1,000। तो टोटल कितना आ गया? 1,600। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में। तो यहां जाएगा क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? 18,000। कैश इन हैंड 18,900 है। एसेट्स कैश इन हैंड एसेट्स में, तो कैश इन हैंड डालेंगे एसेट्स में 1,500। अब चेक करो क्या हमने सारी एडजस्टमेंट्स ले ली? सारी ले ली, सिर्फ एक लास्ट रह गई मैनेजर कमीशन की। तो मैनेजर कमीशन तो नेट प्रॉफिट पे लगता है, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने का करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तभी तो नेट प्रॉफिट कर पाएंगे। तो यहां जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? 82,400। इसका टोटल है दैट इज 2,19,000। 2,19,000। और वहां पर कितना आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट? बाय ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 2,19,000।
क्लियर हो गया इतना? अब देखो नेट प्रॉफिट यहां पर शो कैसे करना है। यहां पर पहले आएगा टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, फिर उसके बाद आएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। बट एक चीज देखो, आपको तो मैनेजर कमीशन किस पे कैलकुलेट करनी है, नेट प्रॉफिट पे। तो आप पहले क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल देखोगे। तो हमारा आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आ रहा है, 82,400। क्लियर? अब क्रेडिट साइड में से यानी कि 82,400 में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको माइनस करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप इस सभी मैनेजर कमीशन को भूल जाओ। तो जैसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। इतना समझ आ गया? अभी मैनेजर कमीशन को भूल जाओ। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो कर लोगे। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया दैट इज 32,200 आया। कितना आया? 32,200। वो आपको नेट प्रॉफिट में नहीं लिखना, वो आपको नेट प्रॉफिट में नहीं लिखना, साइड पे लिख लोगे। उसके बाद आप मैनेजर कमीशन की जो एडजस्टमेंट है उसको रीड आउट करोगे। मैनेजर एडजस्टमेंट क्या, कमीशन क्या बोल रहा है, प्रोवाइड मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर वर्ड आ गया, आफ्टर वर्ड आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। नीचे क्या लिखूंगी, 100 + 10, तो कितना हो जाएगा, 110। क्लियर? अब इससे कैलकुलेट करूंगी तो जो मेरी मैनेजर कमीशन है वो कितनी आ जाएगी, 2927। कितनी आएगी, 2927। तो यहां पर कितना आएगा, टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन दैट इज 2927। अब 32,200 नेट प्रॉफिट आया था, उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस करोगे, देन आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2927। क्लियर हुआ पार्ट? पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, उससे आप मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करके मैनेजर कमीशन लिखोगे। तो जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस करके एग्जैक्ट जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर हुआ पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? निवेश आपको क्लियर हुआ? शगुन? ओके। अब ये नेट प्रॉफिट है 29,273, हमारा कहाँ जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 29,273। तो इसका टोटल आएगा दैट इज 91,273। एंड बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 1,43,500। और इधर आएगा 1,43,500। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये कर लो फटाफट से नोट डाउन। कर लिया सबने? नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ना आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाओगे। ये हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे एक नोट जाएगा,
that this is a contingent liability, that's why not recorded in the financial statement. तो यहाँ पर contingent liability के आगे लिख लो not recorded in the financial statements, कि इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है इतना? अब उसके बाद फर्स्ट है दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, होती कौन सी है? दैट इज फर्स्ट बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड, कि हम लोगों ने जो है बिल डिस्काउंट तो करा लिया बट अभी तक मेच्योर नहीं हुआ। जैसे सपोज इट मैंने किसी से सामान उधार में खरीदा, ठीक है ना, अब मैंने उसको बिल पे करा, अब उसने वो बिल का पैसा ना बैंक से जाके ले लिया और बैंक को बिल पकड़ा दिया कि तो बिल रख, जब मेच्योर होगा तो उससे पैसा लेता रहियो। तो वो हमारा किसके अंदर आएगा? बिल मैंने डिस्काउंट तो करा लिया बैंक से बट अभी तक मेच्योरिटी डेट नहीं है, तो दैट इज अ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता क्या है, पता है किसी को? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट मे हैपन और मे नॉट हैपन। जैसे मैं कहूँ कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं तो वेदर देख के बोल रही हूँ, अंदाजा लगा रही हूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो दैट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड, जैसे सपोज दैट गिनी ने मुझे बिल दिया, मैंने मेरे को पैसे अर्जेंट चाहिए थे तो मैंने बैंक को बोला बिल रख ले, तो गिनी से बाद में पेमेंट ले लियो, जब मेच्योरिटी डेट आएगी मुझे अभी पैसा दे दो। तो मेच्योरिटी डेट पे गिन्नी बैंक को पैसा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, कंफर्म तो नहीं है ना कि देगी या नहीं देगी, तो इसीलिए वो हमारे लिए क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आता है दैट इज सेकेंड पॉइंट, इफ अ सूट, इफ अ सूट अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट द फर्म is pending in the court, is pending in the, is pending in the court, the actual liability, the actual liability in this respect, in this respect, in this respect will arise only, will arise only if the suit, if the suit is decided against the firm, अगेंस्ट द फर्म। देखो स्यूट का मतलब क्या होता है? कोई केस चल रहा है, अब फर्म का ना कोई केस चल रहा है कोर्ट में, अभी तक पेंडिंग है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। एक्चुअल लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब हमें ये पता चले कि वो स्यूट या तो हार गया है या उसकी फेवर में गया है, तभी पता चलेगा। बट जब तक पेंडिंग है तब तक तो हमें नहीं पता कि वो हार रहा है या जीत रहा है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कि वो हार भी सकता है, वो जीत भी सकता है, तो इट मे हैपन और मे नॉट हैपन। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट आता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, दैट इज इफ द फर्म हैज गिवन अ, if the firm has given a guarantee for another person, for another person, अगर फर्म ने जो है किसी की पर्सन के लिए गारंटी ले रखी है, तो द एक्चुअल लाइबिलिटी इन दिस केस, एक्चुअल लाइबिलिटी इन दिस केस, इन दिस केस, इन केस नहीं, इन दिस रिस्पेक्ट, in this respect will arise only if the person, only if the person for whom the guarantees, for whom the guarantee is given fails, is given fails to meet his obligation, to meet his obligation। अब यहां पर चेक करो क्या बोल रहा है, कि फर्म ने ना गारंटी दी है किसी और पर्सन की, सपोज मैं फर्म हूं, मैं शामिया के लिए गारंटी दे रही हूँ, ठीक है ना, बट गारंटी कब लागू होगी? जब मैं पैसा नहीं दे पा, जब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी, सॉरी, जब शामिया पैसा नहीं दे पाएगी तभी गारंटी होगी मेरी।
मैंने फर्म, मैं फर्म हूं, मैं श्यामा के लिए गारंटी ले रही हूँ कि ये गिन्नी को पैसा दे देगी, बट मेच्योरिटी डेट पे ये अगर गिन्नी को पैसा नहीं देती है तब मेरी लाइबिलिटी होगी ना। बट कंफर्म तो नहीं है कि ये पैसा देगी या नहीं देगी, ये चीज तो कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए वो किसके अंदर आएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। क्लियर हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपको कुछ भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी जैसा दिख रहा है तो आप उसको ना ट्रेडिंग में डालोगे, ना P&L में, ना बैलेंस शीट में। सारा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद नीचे एक नोट दोगे, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी सो नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16, ड्राइंग 8500 की सेम क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें आपका मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। इलस्ट्रेशन नंबर 16, जल्दी से स्टार्ट करूं। इलस्ट्रेशन नंबर 16, फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, देन एडजस्टमेंट मार्क करो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March, 31st March 2023। अब यहाँ पर चेक करो, आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज 50,000। आगे का तो बाद में देखेंगे, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 50,000। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो नीचे लिखना क्योंकि ऊपर सेल्स आती है, और एक लाइन छोड़ देना, समटाइम्स क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी दिया होता है, तो इसीलिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाइंस छोड़कर लिखना, दैट इज 50,000। अब उसके बाद एडजस्टमेंट है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री गुड्स है, स्टाफ को बेच रहे हैं, एक तरह से चैरिटी कर रहे हैं, तो परचेजेस को मार्क कर लो, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट एजेंट सैंपल, एजेंट सैंपल्स को मार्क कर लो, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अमाउंट जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ हो रहा है, तो एडवर्टीजमेंट को मार्क कर लो, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट दे रखा है। नेक्स्ट है बेड डेट्स एंड प्रोविजन है, उसको मार्क कर लेंगे। प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, और ये अमाउंट जर्नल एक्सपेंसेस में, तो जर्नल एक्सपेंसेस को माइनस, सॉरी मार्क करेंगे। मैनेजर कमीशन है वो सबसे एंड में होगी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो हमारी इसके अंदर आती ही नहीं है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें ड्राइंग्स दे रखा है, कहाँ जाएगा ड्राइंग्स, कैपिटल में से माइनस बैलेंस शीट में, तो यहाँ जाएगा कैपिटल, अमाउंट बाद में देखेंगे।
इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। कितनी दे रखी है ड्राइंग्स हमारे पास? 8500 की। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेज, सॉरी परचेजेस। परचेजेस पे तो डॉट मार्क भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेजेस। परचेजेस कितना दे रखा है? 280। अब परचेजेस पे डॉट मार्क है तो पहले उससे पहले चेक करो क्या परचेज रिटर्न है। तो इसमें से पहले माइनस करो। देखो कोई भी एडजस्टमेंट परचेजेस या सेल्स की होगी ना, तो हम नेट पे लेते हैं हमेशा। नेट परचेजेस या नेट सेल्स में से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। क्लियर? तो यानी कि परचेजेस में से पहले हमेशा परचेज रिटर्न माइनस होगा, देन उसके बाद एडजस्टमेंट होगी। तो माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना अमाउंट है परचेज रिटर्न का? 15,000। तो इसको माइनस करके अमाउंट आ गया हमारे पास 2,65,000। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? देखो क्या बोल रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो इट मीन्स कि हम चैरिटी कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? फ्री गुड्स टू स्टाफ। फ्री गुड्स टू स्टाफ कितना दे रहे हैं? 5,000। स्टाफ कितना दे रहे हैं? 5,000। तो 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,60,000। कितना आएगा? 2,60,000। अच्छा ये फ्री गुड्स जो दे रहे हैं स्टाफ को, ये हमारा कहाँ जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। तो पी एंड एल में अगर मैं लिखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 5,000। कितना अमाउंट है? 5,000। क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कहा जाएगा? ट्रेडिंग में। इनवर्ड है। इनवर्ड देख के आंख बंद करके ट्रेडिंग में डाल दो, इनवर्ड दे रखा है तो टू कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है? 4,000। उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग में, तो टू वेजेस कितना है? 30,000। पावर ट्रेडिंग में, तो टू पावर कितना है? 11,000 ट्रेडिंग में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब ये तो अंदर वाली साइड आ गया, अब कहाँ डाले? पी एंड एल में, क्योंकि एक्सपेंस है, लॉस है, तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना है? 2,000। 2,000। उसके बाद नेक्स्ट है, पहले क्रेडिट साइड को ही देख लेते हैं। कैपिटल दे रखा है, कहाँ जाएगा कैपिटल? लाइबिलिटीज में। फटाफट से डाल दो। कैपिटल इज 1,50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज में थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना है? 45,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, लाइबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा तो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज में। कितना अमाउंट है? 9,000। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, पी एंड एल के क्रेडिट साइड पर, तो यहां पर पहले आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां पर लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड। कितना है? 2,000। परचेज रिटर्न ले लिया था, सेल्स दे रखा है तो बाय सेल्स। कितना है? 4,40,000। अंदर वाली साइड लिखना, समटाइम्स आपको सेल्स रिटर्न मिल सकता है। अब आगे चलते हैं, डेबिट में ही चलते हैं। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट पे, बट इसमें एडजस्टमेंट है तो अंदर वाली साइड लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट, देखो अब एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट कितना दे रखा है? 15,000। वो बोल रहा है राइट ऑफ करना है, तो जितना राइट ऑफ करना है वो पी एंड एल में जाएगा। तो 15,000 का 30% कितना होगा? कैलकुलेट करो। 4,500। तो 4,500 कम्स इन द पी एंड एल अकाउंट। रेस्ट अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो यहां पर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट कितना अमाउंट आएगा? 15,000 माइनस 4,500 कितना बचा? 10,500। कितना आएगा? 10,500। क्लियर हुआ? अब उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एसेट में, तो प्लांट एंड मशीनरी 70,000। गुडविल एसेट्स में, तो गुडविल हमारा आ जाएगा 18,000।
उसके बाद नेक्स्ट है एजेंट सैंपल। एजेंट सैंपल। एजेंट सैंपल के ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो इट्स अ एजेंट सैंपल ना हमारा किसके अंदर जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट में। एजेंट से क्या है? बच्चे कई बार ना एजेंट्स अपने सैंपल देकर जाते हैं कि आप कस्टमर्स को दो, एंड वो लोग ट्राई करेंगे। वैल्यू तो कम हो रही है ना, कोई भी एसेट की वैल्यू, फिक्स एसेट कोई भी है उसकी वैल्यू तो डिक्रीज ही होती है। हाँ। बालू किससे